नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के द्वारा कराए गए 2015 में जो बीएसएससी सीजीएल सेकेंड हुई थी उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस करने का प्रयास किया है और साथ ही में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि ये सारे क्वेश्चन के स्रोत क्या है, ये किस किस बुक से फॉलो की गई है, ये सारे क्वेश्चन किस किस बुक से उठाई गई है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको डिटेल्ड एनालिसिस पता चल सकेगी और आने वाली एग्जाम जो आपकी बिहार एसएससी सीजीएल की होने वाली है, अगर आप उसमें तैयारी के लिए इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो स्टार्ट करेंगे ही। साथ में मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी बुक फॉलो करे, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करे, किस टीचर को फॉलो करे, कौन सा सेट फॉलो करे। तो सारी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। साथ ही में मैं आपको इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और इसमें पूछा गया है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जो जनरल की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इसका उत्तर केरल हो जाएगा। ये घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, ये कहीं भी अगर एग्जाम में आती है तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में दम तो है नहीं। तो चलिए इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन आपको और सेट करके बताता हूँ कि अगर एग्जामिनर पूछ दे आपकी कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, ठीक है, फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लूसेंट से उठाए गए हैं और अगर आप यहाँ देखते हैं कि दूध सागर कहाँ स्थित है तो मांडवी नदी पर स्थित है और ये गोवा राज्य में है। तो मांडवी नदी जो है वो गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो वो मांडोवी नदी पर अवस्थित है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये राज्य हो गई, ये उसकी स्थिति हो गई। तो ये प्रश्न आपके लूसेंट से पूछे गए थे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। जो रेखाएं होती हैं समदाब रेखाएं, वो किसको प्रदर्शित करती है। तो जो आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक है मानचित्र की रेखा, ये आपको विविध वाले पार्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग देखें आराम से और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके इसे काट छाट करके निकाल के आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो ये रही समदाब रेखाएं और इसकी यहाँ पे दी गई है विशेषताएं कि समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समान वायु दबाव, तो समान वायु मंडलीय दबाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि समोच्च रेखाएं किसे कही जाती है, तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को समोच्च रेखाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी एग्जाम की क्वेश्चन को एनालिसिस करना होता है। तो मैं आपके जगह होता तो समदाब रेखाएं पूछी गई है तो इस टॉपिक को मैं एक बार इसे याद कर लेता, तो इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न मेरे क्लियर हो जाते और आपको भी बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो कच्छ के रण में लूनी नदी समाहित हो जाती है और यहाँ पे लूनी नदी की विशेषताएं भी दी गई है कि यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और अजमेर जिले में स्थित
नाग पहाड़, कच्छ की रण, अरावली पर्वत। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे दी गई है, कच्छ की रण में यही मिल जाती है लूनी नदी। तो ये भी आपके लूसेंट से उठाई गई है और इस चैप्टर का नाम है भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ नामक चैप्टर से ये उठाई गई है, जो इसकी तीसरी चैप्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा अप्रियसता का उन्मूलन, जिसे छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, और छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। तो आप लोग देख सकते हैं ये भारत के संविधान से ली गई है, तो पॉलिटी चैप्टर से ये ली गई है, और भारत के संविधान से कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं वहाँ से ली गई है आपकी अनुच्छेद 17। आप लोग देख सकते हैं समता या समानता का अधिकार में ये दिया गया है, अप्रियसता का उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अनुच्छेद 17 हमें ये बताता है। तो आपको अनुच्छेद 14 भी पढ़नी है, अनुच्छेद 15 भी पढ़नी है और अनुच्छेद 18 भी पढ़नी है। जब आप सेट लगाते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है और 18 में क्या है। अब आपको करनी क्या है कि जितने भी आपके अनुच्छेद हैं जो लूसेंट में दिए गए हैं उन्हें आप लोग याद कर लेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि लूसेंट को कैसे याद किया जाता है। कैसे मैंने लूसेंट को याद किया था 60 दिनों में, पूरा एक बाय लाइन कैसे याद किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से शुरू होती है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम यानी ये पंचायती राज से संबंधित प्रश्न इससे पूछे गए हैं। ये चैप्टर का नाम है पंचायती राज, देख सकते हैं आप लोग। ये पॉलिटी की चैप्टर है जो आपको लूसेंट में मिल जाएगी। तो किसी भी पंचायती राज में उसकी अवधि जो शुरू होती है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नए तारीख से 5 वर्ष होगी। ठीक है, पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से प्रश्न पूछी गई है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। पहले कथन में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 2:3 में होती है। खैर लूसेंट में लंबाई और चौड़ाई दी होगी 3:2। देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए चौड़ाई पहले और लंबाई बाद में दिया गया है। तो 2:3 ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में चक्रों की संख्या 24 होती है, नीली चक्र होती है और 24 तीलियां इसमें होती है। तो ये भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। तो ये गलत है। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। तो ये आपका कथन गलत है। तो इस हिसाब से सही उत्तर ये हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ये लिया गया है लूसेंट से। और सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो लूसेंट जैसे बुक से ही उठाए जाते हैं। A to Z आपके क्वेश्चन लूसेंट प्लस अगर आपसे करंट पूछा जाता है तो स्पीडी करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो एडुटेरिया, ये 2 बुक आपके करंट के लिए रामबाण साबित होंगे। और लूसेंट सब्जेक्टिव प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ में नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप घटना चक्र बुक को सॉल्व करेंगे। इससे आपकी अगर 25 प्रश्न या 50 प्रश्न पूछी जाती है तो आप 42-45 प्लस प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। ठीक है,
लोकसभा या विधानसभा का जब निर्वाचन होता है तो उसमें जमानत राशि कराई जाती है, ठीक है। तो वो जमानत राशि अगर आप कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत ना उठा पाएं तो आपकी वो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो ये इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके हमारे नोट से पूछी गई थी। तो ये जब मैं पढ़ता था, जब मैंने ये नोट्स की प्रिपरेशन की थी तो उसमें ये मिली मुझे कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके 1/6 से कम मत प्राप्त हो, ठीक है। तो 1/6 वैध मतों का उससे अगर कम प्राप्त होती है तो वो उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खोज देगा। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि ये नोट्स कितने इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी नोट्स ज़रूर बनाएं। और ये नोट्स जो है लूसेंट के अलावा मैंने इसमें जब प्रैक्टिस किए थे तो घटना चक्र से प्रैक्टिस किए थे, तो घटना चक्र से ये आपकी क्वेश्चन उठाई गई है। तो घटना चक्र के ये नोट्स मैंने बनाए थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लूसेंट के कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ से उठाए गए हैं। और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और इसमें ये स्थान बम्बई था। तो इसका सही उत्तर बॉम्बे हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में किया गया था। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देख लीजिए कि लूसेंट की बुक्स कितनी इम्पोर्टेंट है और जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए। तो 1/3 55 सांसद होने चाहिए। और ये आपके लोकसभा चैप्टर से उठाए गए हैं, पॉलिटी के जो लूसेंट में दिए गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। यहाँ पे दी गई है न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो आप अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं और थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। तो यहाँ नोट बनाकर दी गई है कि न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो सही उत्तर इसका 55 हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपके लूसेंट में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल ही रहा था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। तो 52 में ही कराए गए थे प्रथम आम चुनाव। ये क्वेश्चन भी आपके लूसेंट में मिल जाएगी और लोकसभा वाली चैप्टर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए एक जगह से दो प्रश्न उठा लिए गए हैं, एक न्यूनतम 55 सांसद वाला और ये वाला, ठीक है, प्रथम कार्यकाल वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उस योजना के बाद योजना अवकाश लग गया। और देख सकते हैं भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया और इसी में जो थी वो सूखा के कारण और भारत पाक संघर्ष के कारण योजना अवकाश प्रमुख कारण था इसका। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो पंचवर्षीय योजना से हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग
इसमें पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। एक सेकंड, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई पूछा गया है, तो मुझे लगता है इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो ये भी आपके लूसेंट से ली गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स से उठाई गई है और ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको जिस सब्जेक्ट में डालना है आप इसे डाल सकते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, वहीं विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा गया है। तो ये देख सकते हैं, नोट्स बना के लूसेंट में दी गई है। तो हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और देख सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम जो सम्मेलन था वो लखनऊ में हुआ और साथ ही इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रांगा चुने गए। तो सहजानंद सरस्वती को ही बिहार में किसान सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है और नील दर्पण के रचनाकार कौन हैं, तो नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ये प्रमुख लेखक और जो पुस्तक हैं उनसे लिए गए हैं, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगी। ठीक है, लूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे दी भी गई है कि नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा रची गई है और इसके रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। अगला बार आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। या आपसे पूछ दिया जाएगा कि इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं, तो चित्तरंजन दास। इस हिसाब से आपको ये टॉपिक पूरी याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं और इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पंचायती राज चैप्टर से उठाई गई है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पंचायती राज से मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपको लूसेंट के पॉलिटी में मिल जाएगी और पंचायती राज नामक चैप्टर ही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां, तो बलवंत राय मेहता समितियां 1957, अशोक मेहता समिति 1977, PV के राय समिति 1985 और सिंघवी समिति 1986। लेकिन अब दोस्तों एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। 2015 की ये क्वेश्चन है और अब 2022 आ चुकी है। कुल 7 साल हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ऐसा इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो 150 में कट ऑफ 140 चला जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये कट ऑफ 140 चली गई, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे एग्जाम में ABCD पूछा जाए तो आप तो 26 में से 26 सही लिख कर आएंगे, ABCD ऐसा, तो आप बोलेंगे कट ऑफ 26 में से 26 कैसे चला गया। तो इसका सही उत्तर यही है कि अगर ABCD पूछा जाएगा तो कट ऑफ 26 जाएगा, अगर कुछ और पूछा जाएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा। उस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कट ऑफ इस बात से डिसाइड होती है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे गए और पढ़ने वाले स्टूडेंट कैसे वहाँ पे परफॉर्म कर आते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें कि अब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना हो तो वो पूछेगा अशोक मेहता समिति की गठन कब की गई थी, तो आपको ऐसे याद रखनी है कि 1977। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए LM सिंघवी समिति कब गठित की गई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1986। तो आपको ऐसे याद रखनी है। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की देन थी, कौन सी समिति ये लाना चाहती थी, तो अशोक मेहता समिति द्वितीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन खुद से फ्रेम करने हैं और खुद से एग्जामिनर के माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से लोक भागीदारी इसका सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से उठाए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर से उठाए गए हैं, लूसेंट से। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है। तो ये आपके करंट के भी क्वेश्चन हो गए और साथ में विविध के भी क्वेश्चन हो गए। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, राजीव गांधी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसमें कितनी राशि दी जाती है तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है और ये खेल कूद से संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे लिया गया है कि जिन्हें खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने समर्थ बनाता है। आप लोग समझ गए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके लूसेंट से आए हैं, और साथ में अगर आप इसे देखें तो ये आपके स्पीडी करंट अफेयर से भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है, ठीक है। ध्यानचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर तो हो जाएगा। तो ये आपके लूसेंट विविध में भी मिल जाएंगे और आपके करंट में भी मिल जाएंगे। तो आप लोग करंट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारे डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम से जो दिया जाता है वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो वो फिलिप्स मनीला के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के। उन्हीं के नाम पर ये रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और आपसे अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछी जाए तो पूछ दी जाएगी कि रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 या 21 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो ये जब 2015 में हुआ था उस समय ये क्वेश्चन करंट के हिसाब से पूछी गई होगी, लेकिन आपसे अगर 2022 या 23 में एग्जाम ली जाती है तो आपसे पूछी जाएगी कि बताइए 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया। तो जापान टोक्यो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां आपसे पूछा जाएगा, 26वां पूछा जाएगा जो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, 27वां आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे शीतकालीन पूछा गया, मैं ग्रीष्मकालीन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप समझ ले कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अभी 34, 35, 36, 37 ऐसे होगी। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ये घिसा पिटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दी गई है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा इसका, टेनिस या फुटबॉल। तो फुटबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण ट्रॉफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर पूछते हैं, या फिर करंट में भी आप अगर पढ़ते हैं तो करंट से भी आपको पता चल जाएगा। जब आप करंट पढ़ेंगे स्पीडी तो उसमें दी गई है बहुत सारे खेल, तो उसमें डुरंड कप का भी जिक्र किया गया है। तो ये करंट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है। ये वर्ष 2014 की बात की जा रही है, तो उस हिसाब से ये करंट अफेयर की क्वेश्चन रही होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2020 या फिर 2021 अगर आई है तो नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें किसे दिया गया है, उसके विजेता कौन है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि नोबेल शांति पुरस्कार पूछी गई है तो आपको एक बार नोबेल प्राइज देखकर जानी है करंट अफेयर की, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। यह नृत्य असम के कचारी व कछारी जनजातियों में प्रचलित है। यह वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। तो ये भारत के प्रमुख लोक कला, संगीत और नृत्य के प्रश्न उठाए गए हैं। ये आपके लूसेंट के विविध से लिए गए हैं। तो लूसेंट के विविध में ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, तो इसका सही उत्तर असम हो जाएगा।
अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी लापाज हो जाएगी, सॉरी लीमा हो जाएगी। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके देश और राजधानी से ली गई है। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से उठाई गई है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग देख लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देश और राजधानी, ठीक है, कंट्री और उसके कैपिटल। तो ये रही पेरू, पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो राजधानी और मुद्रा से आपके प्रश्न देखने के लिए मिल गया है। जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। और देख सकते हैं आप लोग जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ पे मुद्रा दी गई है तो येन। ये भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी से उठाए गए हैं और ये आपको लूसेंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है। तो ये यूक्रेन में है। अभी रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है, आप लोग को पता होगा। रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है। रसिया की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। ये करंट से रिलेटेड है। हालांकि 2014 में भी रसिया यूक्रेन विवाद हो ही रहा था, तो उस हिसाब से तभी के करंट अफेयर्स उठाए गए होंगे और इसका यूक्रेन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है। आंसर ये आपको दी गई है और ये तभी के करंट अफेयर से उठाए गए थे कि चक्रवात से पूछे गए हैं। अगर आज के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाना हो तो मैं पूछ दूंगा कि बताइए निसार चक्रवात भारत के किस क्षेत्र में प्रभावित किया है, पूरब में या पश्चिम में, किधर प्रभावित किया है। और अगर पूछना हो तो आपसे पूछ दूंगा कि यासा जो चक्रवात आया, तूफान आया है, वो किस क्षेत्र को प्रभावित किया है। अगर और टफ क्वेश्चन बना हो तो मैं आपसे पूछ दूंगा कि इसका नामकरण किसने किया है, ठीक है। ओमान ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, किसने किया है। तो ये करेंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। प्रमुख जो तूफान चक्रवात आए हैं इंडिया और उसके आसपास क्षेत्र में, और साथ में उनका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग देख लेंगे कि पुस्तक एवं उनके लेखक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से उठाई गई है और ये आपको लूसेंट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो लूसेंट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लगता है एग्जामिनर भी लूसेंट बुक पढ़ के ही क्वेश्चन को सेट करता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पे दी गई है, भारत एक खोज। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा क्या है, इसका सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो सुगर बॉल यहाँ पे है, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। और देख सकते हैं ये लूसेंट के टॉपिक विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से उठाए गए हैं। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी और इसका सही उत्तर क्यूबा हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ दिया गया बताइए पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका उपनाम है, तो सिंगापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी हिसाब से प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को कहते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर को देख लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा और टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका देख सकते हैं आप लोग 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और ये भी आपकी लूसेंट के विविध में दी गई है। तो आप लोग लूसेंट विविध को ध्यान से पढ़ेंगे। देख सकते हैं टॉपिक का नाम ही है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर माउंटबेटन हो जाएगा। 1947 में माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे और साथ में ये अंतिम वायसराय भी रहे। और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर राजगोपालाचारी हो जाएगा। ये आपके लूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर में मिल जाएंगी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर कैपिटल और करेंसी जो भी है, म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? नापीदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है म्यांमार की राजधानी नापीदा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राएं नामक से चैप्टर है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आती है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो वर्ष 2013-14 यानी उस टाइम ये 15 में एग्जाम कराई गई थी, तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन हो गई। और आपसे अगर अभी रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा जाता है किस टीम ने जीती, तो आपको अभी के हिसाब से रणजी ट्रॉफी की सही उत्तर लगानी है। तो करंट अफेयर से ये प्रश्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्लीमेंट एटली हो जाएगा। कहाँ है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे, ठीक है। तो ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से उठाई गई है, मॉडर्न हिस्ट्री से उठाई गई है और साथ में ये आपको लूसेंट में मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो ये क्लीमेंट एटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी टीचर बोलते हैं कि यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा वहाँ से पढ़ाऊँगा, हालांकि आप उनका बात सुनिए, लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका आपका है जो आप एग्ज़ाम निकालने के बाद लोगों को बताएंगे, और एक तरीका जनरल तरीका है जिससे एग्ज़ाम निकलती ही निकलती है और ये कभी फेल नहीं होती है। तो जनरल तरीका में सबसे पहले आता है कि आपको सबसे पहले उतना आना चाहिए जितना सभी स्टूडेंट्स को आता है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्या आता है? तो सभी स्टूडेंट्स को लूसेंट्स अच्छी तरह से आता है जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप लूसेंट्स को रट ले और जब आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लोगों से कम्पीट करने के पास पहुंच जाएंगे, तब लूसेंट्स के अलावा आप एनसीईआरटी और घटना चक्र को पढ़ने का प्रयास करें। ये आपको लोगों के साथ रेस में बनाएगी और ये 2, 4, 5 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं ये आपको रेस से अलग करके फाइनल नौकरी और फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। तो इस खेल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पढ़ना अलग चीज़ है और एग्ज़ाम क्रैक करना एक अलग चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को और चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उस टाइम रघुराम राजन, विमल जालान या कोई भी रहे होंगे। अभी शक्तिकांत दास है, ठीक है। तो शक्तिकांत दास अभी के हिसाब से अगर कोई चेंज हो जाता है तो आप लोग कमेंट ना करें, उस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका अभी तो शायद वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ठीक है। रेखा शर्मा है अभी भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। खैर मैं अगर गलत होऊंगा तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अभी भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम की ये करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाई गई थी। तो अभी के करंट अफेयर से आप मैच कर ले कि क्या आप अगर स्पीडी पढ़ लेते तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्या आप अगर आप स्पीडी पढ़ते तो अभी अगर एग्जाम में पूछी जाती तो क्या आप इसका सही उत्तर नहीं दे पाते। तो अगर आप दे पाते तो आप जरूर पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर पूछते हैं, बढ़ते हैं। इसमें बोला गया कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब की गई? इसका आंसर 1932 हो जाएगा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को की गई थी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है। तो इसमें अगर प्रश्न और टफ बताना होगा तो इसमें निर्वाचन प्रणाली में समाप्त कर 71 के बदले कितने स्थान सुरक्षित किए गए, ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर से पूछे गए हैं जो लूसेंट से लिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए वो सारे लूसेंट से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं।
अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लूसेंट्स में नहीं मिलता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगा कि वो क्वेश्चन किस बुक से पूछे गए हैं। या तो वो लूसेंट से पूछे गए होंगे, या तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव, या तो घटना चक्र से पूछे गए होंगे, या फिर एनसीईआरटी से। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर आपको पता होगा कि ये गुजरात में अवस्थित है और ये शेर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये ली गई है आपके भारत की भूगोल से, ठीक है। भारत की भूगोल नाम से बाघ अभ्यारण्य चैप्टर से ये उठाई गई है, राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य से उठाई गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया कि बिहार में बहने वाली नदियों का किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार की नदियां आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कौन सी नदी का मुहाना कहाँ है, कौन सी किसकी सहायक नदियां है, और कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो सोन नदी पूछी गई है, जो मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पटना के समीप गंगा में आकर ये मिल जाती है। ये वहाँ से निकलती हुई मध्य प्रदेश होते हुए उसके बाद आपकी झारखंड में भी एंट्री मारती है ये, उसके बाद यूपी बिहार के पास बॉर्डर भी बनाती है, ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है पटना से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ली गई है कहाँ से? ये नदियाँ चैप्टर से ली गई है। आप लोग भारत की नदियाँ एवं बिहार की नदियाँ ध्यान में रखेंगे, ये भी आपको लूसेंट से उठाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेनसंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर अब आपको क्वेश्चन में फंसाना हो तो मैं इन सारी जो है इनका नाम देके पूछ दूंगा कि इनको क्रम से सजाइए कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया, और 4 ऑप्शन भी दे दूंगा। तो आप लोग अगर ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग इसे ठीक से पढ़े कि कौन कब आया। जैसे एक क्वेश्चन घटना चक्र में आपको मिल जाएगी, इसमें सजाना ही था फाहियान, संयुगिन, वेनसंग, इत्सिंग, ऐसे सजाना था, ठीक है। तो आप अगर सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, बस आप केवल ड्यूटी पूरा करेंगे कि मुझे लूसेंट पढ़नी है, तो 2-3 साल में भी आप लूसेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3, 4, 5 साल से पढ़ रहे हैं लूसेंट, लेकिन आज तक उनका लूसेंट कंप्लीट नहीं हुआ। बल्कि उनको चाहिए ये कि 2 महीना रुक जाए और 60 दिन में आपकी लूसेंट कंप्लीट हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। 60 दिन अगर आप लगातार लूसेंट को पढ़ते हैं तो 60 बार लूसेंट को आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक अगर आती है तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले आज तक YouTube पे ऐसा वीडियो किन्हीं ने भी नहीं बनाया है, ठीक है। YouTube के इतिहास में पहली बार ये वीडियो बनाई जाएगी कि लूसेंट को कैसे रटा जाता है 60 दिनों में। तो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में बोलते हैं कि रटा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कभी ये 20 दिन, 30 दिन या 60 या फिर 1 साल में भी नहीं रटी होगी। बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। खैर, सबका अपना अपना जो भी। तो निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेनसंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया, ठीक है। और इसका ब्राह्मण सी के नाम से प्रसिद्ध था। और देख सकते हैं यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए जाने आया था। तो वेनसंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी हिस्ट्री की पहली चैप्टर से ही प्रश्न उठाए के पूछ दी गई है। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री का, प्राचीन हिस्ट्री, वहीं से मतलब हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वहीं से उठा के पूछ दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? हालांकि आपको यहाँ पे देखनी ये थी कि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पे डेट नहीं देखनी थी, आपको देखनी थी जगह। तो कहाँ गया? पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को ये पूर्ण स्वराज के दिन ही प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई और मनाई गई। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक से पूछी गई है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से ये उठाई गई है, ये आपको लूसेंट में देखने के लिए मिल जाएगी।
तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा टॉपर्स की सीक्रेट क्या होती है लूसेंट को रटने की, और लूसेंट ही नहीं, कैसे कोई भी एग्ज़ाम के जो रटने वाले चीज़ होते हैं उन्हें कैसे इजीली रटा जाता है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।